चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी, ये आपके पास प्रॉब्लम है रेडी मिक्स का। आप फेमिलियर हैं और इसको हमने जब सॉल्व किया था सिंपलेक्स मेथड से, सिंपलेक्स मेथड में ये इसका सोल्यूशन नजर आ रहा है। कोई बता सकता है ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है? कोई स्टूडेंट बताएगा ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है? आप सर लोगों ने 21 ही है। वो ऑप्टिमल वैल्यू होती है 21। ऑप्टिमल सोल्यूशन की बात की थी। जी, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस पे भी सोच में पड़ गए। सर z की वैल्यू 21 होगी और x1 3 एंड x2 3/2। यस, आपने अगर कंप्लीट सोल्यूशन बताने तो अभी आप ना सब के सब वेरिएबल्स की वैल्यूज बताओगे। अगर इस प्रॉब्लम को देखें तो टोटल कितने वेरिएबल्स हैं वो आप इधर से देख सकते हैं। जब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया, दो वेरिएबल्स तो आपके डिसीजन वेरिएबल्स, इसके अलावा फोर वेरिएबल्स आपके स्लैक वेरिएबल्स हैं। और मैंने कहा था कि जब डुअल प्राइमल डुअल रिलेशनशिप की बात करेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस की बात करेंगे तो हम स्लैक वेरिएबल्स जो प्राइमल प्रॉब्लम है उसमें हम स्लैक वेरिएबल यू सीरीज को लेंगे और जो डुअल है वो हम वी सीरीज को लेंगे जितने चाहिए होंगे। तो ये कोई वैसे स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन हम इस तरह के कन्वेंशन को यूज करेंगे। आपका प्राइमल प्रॉब्लम ये था, सारी की सारी कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू थी, तो आपने स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया u1 u2 u3 u4। तो ऑलरेडी आपके टू वेरिएबल्स से x1 x2 और फोर एडिशनल ऐड हो गए u1 u2 u3 u4। तो टोटल वेरिएबल्स आपके बन गए 6। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन में आपने जो बातें बतानी है वो तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज को हम देखेंगे। वैसे तो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स x1 और x2 हैं, एक्चुअल वेरिएबल्स तो वही है, लेकिन जब हम कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन को हाईलाइट करेंगे तो हम सबकी बात करेंगे। और आपको याद होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बता दिया था कि स्लैक वेरिएबल्स की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस में ये सीख लिया था। अब अगर मैं पूछूं आपकी कंप्लीट सोल्यूशन बताएं तो कोई बताएगा मुझे? मानो दोबारा बताएं अगर आपको ये बात समझ में आ गई। सर z की वैल्यू 21 एंड x1 x2 हमारे पास और x3 और x4 की वैल्यू आ गई। और स्लैक वेरिएबल्स को भी साथ बताने, भी मैं कह रहा हूँ सब वेरिएबल्स की बात करेंगे। सर स्लैक जी जी जुहेल। सर अटेंडेंस मार्क कर दें प्लीज मेरी। मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और मुझे पता नहीं था कि ऑनलाइन चल रही, तो मैं कब से आप क्लास। क्लास आप क्लास में बैठे हैं अभी? नहीं, मैं क्लास ढूंढ रहा था इसलिए। नहीं, क्लास में गए नहीं आप? मैं यूनिवर्सिटी आ चुका हूँ इसलिए। नहीं, मैंने कहा यूनिवर्सिटी तो आ गए हैं, क्लास में नहीं गए आप? नो। अच्छा, तो वो अटेंडेंस अभी हुई नहीं, मैं बाद में मार्क कर दूंगा। जो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, यानी जूम पे आए ओके हैं, तो आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ओके सर, थैंक अच्छा यू। जी, माइक ऑफ कर लें। अच्छा, कोई स्टूडेंट बताएगा? मैंने सिंपल सा क्वेश्चन किया, मुझे इस वक्त ऑप्टिमल सोल्यूशन की वैल्यू बता दे, तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज। जी, कौन बताएगा? सैयद शहरोज, आप बताएंगे? जी सर। सर प्लीज क्वेश्चन रिपीट करते हैं काइंडली। ऑप्टिमल सोल्यूशन जिसमें तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज बताएंगे ऑप्टिमल लेवल पे, ऑप्टिमल आइट्रेशन में क्या है? सर x1 की 3 है, x2 की 3/2 है, और जो स्लैक वेरिएबल्स सर हमने लिए उसमें u3 की 5/2 है और u4 की 1/2 है। और दो वेरिएबल्स और हैं u1 u2। सर उनकी 0 हो जाएगी इसमें। यस, तो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन इस तरह से आप लिखोगे
आपका टोटल वेरिएबल्स मैंने इधर दिखा दिए 6 है, तो उसमें x1 ये 3 नजर आ रहा है, ये x2 3/2, u1 मिसिंग है 0 होगा, u2 भी मिसिंग है 0, u3 5/2 और u4 1/2। तो टोटल कितने वेरिएबल्स हो गए 6। इन सब की वैल्यूज, ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, ऑप्टिमल टू द प्राइम। ये आप देख सकते हैं इधर मैंने वो सारी वैल्यूज जो इधर थी वो आपको इधर बता दी है, लिख दी है। और ऑप्टिमल वैल्यू जो जी है, जी के साथ स्टार लगाओ तो इसका मतलब है ये ऑप्टिमल वैल्यू, ऑप्टिमम लेवल पे जी की वैल्यू क्या है। अगर स्टार नहीं है तो हो सकता है हम सेकेंड आइट्रेशन की बात कर रहे हैं, हो सकता है हम फर्स्ट आइट्रेशन की बात कर रहे हैं। जब स्टार लगा होगा इट मीन्स हम सिर्फ आखिरी आइट्रेशन में जो जी की वैल्यू है उसकी बात कर रहे हैं। जी पॉइंट क्लियर हुआ, ये बताइएगा। माइक ऑन करके कोई बता दे, साथ साथ बताओगे तो पता सर आ चलेगा गई यस है। कि सर। क्लास में। जी, तो आपने ना किसी ने माइक ऑन करके बताना। अच्छा, अब मैंने कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस पे लेके जाना है। उसके लिए जरूरी होता है कि प्राइमल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए और फिर इस प्राइमल का डुअल में कन्वर्ट करें, और वो हम सीख चुके हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर इस डुअल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। तो दोनों फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास होनी चाहिए, फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन आसानी से लगा लेंगे। अब आपने, ये तो गिवन है प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद हमने उसको सॉल्व भी कर लिया सिंपलेक्स मेथड से, और ऑप्टिमम सॉल्यूशन भी हमें मिल गया है। अब हमने इसका डुअल लेना है, और डुअल जैसे आपको पता है, इसकी जगह मेन, जी की जगह डब्ल्यू ले लें, राइट हैंड साइड y1 y2 y3 y4 एसोसिएट कर दें, 24 y1 6 y2 1 y3 2 y2, इनको ऐड करके आपने ऑब्जेक्टिव इक्वेशन बना ली। नेक्स्ट आपने कंस्ट्रेंट इधर से निकालनी थी, और कंस्ट्रेंट्स कैसे निकालेंगे, इधर y1 y2 y3 y4 है एसोसिएटेड, ये हो जाएगा 6y1 y2 माइनस y3, और राइट हैंड साइड पे होगा 5, क्योंकि हम कंस्ट्रेंट ले रहे हैं और उसकी वेरिएबल के साथ एसोसिएशन होती है, तो वेरिएबल है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डिजायर्ड है, तो ये कंस्ट्रेंट भी डिजायर्ड होनी है। और मेन के केस में डिजायर्ड कंस्ट्रेंट होती है ग्रेटर देन इक्वल। तो आपने इधर से कंस्ट्रेंट निकाल ली, राइट हैंड साइड पे ये लिया, और ये साइन इंपॉर्टेंट होता है, ये कैसे लेने, ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट है तो फर्स्ट वेरिएबल को देखा, फर्स्ट वेरिएबल ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिजायरेबल, तो ये कंस्ट्रेंट भी डिजायरेबल होनी चाहिए। और डिजायरेबल की टाइप क्या है, वो मेन के केस में ग्रेटर देन इक्वल टू। इसी तरह इधर से कंस्ट्रेंट निकालेंगे, 4y1 प्लस 2y2 प्लस y3 प्लस y4, ये आपने ये ले लिया। और फिर x2 वेरिएबल z में जो कोएफिशिएंट है 4, ये उसका राइट हैंड साइड, और टाइप बतानी है सेकंड कंस्ट्रेंट की, सेकंड कंस्ट्रेंट की टाइप इसके सेकंड वेरिएबल से, और सेकंड वेरिएबल डिजायरेबल है, इट मींस ये कंस्ट्रेंट भी डिजायरेबल होनी चाहिए, और डिजायरेबल मेन के केस में होती है ग्रेटर देन, ये लिख दिया। अब आपने ये वेरिएबल्स देखने हैं कि ये क्या है, तो y1 y2 y3 फर्स्ट वेरिएबल को इस प्रॉब्लम में फर्स्ट कंस्ट्रेंट से देखेंगे, तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू मैक्स डिजायरेबल, तो फर्स्ट वेरिएबल भी डिजायरेबल होने, और डिजायरेबल वेरिएबल मैंने कहा था वेरिएबल जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं वही डिजायरेबल होते हैं। तो आपने y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दिया। फिर सेकंड वेरिएबल देखने, तो सेकंड कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू मैक्स, इट मींस ये डिजायरेबल है, डिजायरेबल तो वेरिएबल भी डिजायरेबल होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी तरह ये थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर। y3 देखने, थर्ड कंस्ट्रेंट देखने, लेस देन मैक्स डिजायरेबल, वेरिएबल भी डिजायरेबल रखा हो। y4 देखने, ये डिजायरेबल, तो y4 भी डिजायरेबल। इस तरह से आपने जो प्रीवियस लेक्चर आपको दिया था प्राइमल डुअल कन्वर्जन पे, उससे आपने प्राइमल से कन्वर्जन कर लेनी। जब कन्वर्जन कर ली
अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी पता है कि आप ग्रेटर देन का स्टेट है। अच्छा, एक माइंड में रखिएगा इधर, जब ग्रेटर देन का स्टेट होती है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज होते थे। हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, माइंड में रखिएगा। हमने कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन लगानी है, इसको सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व नहीं कर रहे। अगर इसको सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करते तब एम टेक्निक की जरूरत थी। अभी जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आनी है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहीं नहीं कहती कि आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करो। स्टैंडर्ड फॉर्म तो कहती है कि ये सारी की सारी साइड्स इधर ले जाए, लेफ्ट साइड पे इक्वल टू 0। वो करने की जरूरत नहीं है, मैंने उसको एज इट इज लिख दिया। दूसरा था कि ये ग्रेटर देन है, तो इसको इक्वल बनाने के लिए लेफ्ट साइड पे कुछ माइनस करेंगे, स्लैक वेरिएबल। तो मैंने कहा था डुअल में हम स्लैक वेरिएबल वी सीरीज लेंगे। इधर यू को लिया हुआ है प्राइमल में, और डुअल में हम वी को लेंगे। तो इसलिए मैंने इधर ग्रेटर देन को इक्वालिटी बनाने के लिए -v1 इक्वल टू 5 कर दिया। सेम ये सेकंड कंस्ट्रेंट है, ग्रेटर देन है, बैलेंस करने के लिए इसमें भी माइनस करेंगे, तो -v2 कर दिया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। पहले वेरिएबल्स ये 4 थे, 2 स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुए जिसको हम सरप्लस भी कहते थे नेगेटिव केस में। तो टोटल वेरिएबल्स हो गए 6। y की 4 वैल्यूज है, y के 4 वेरिएबल्स है और v के 2। तो बताइएगा यहाँ तो कोई इश्यू तो नहीं है, जस्ट ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी। नो सर। जी। अब मुझे आप लोगों ने, किसी ने मेरे साथ मिलके मुझे साथ साथ गाइड करना है, तब लेक्चर आपकी आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैंने अब ये पूछना है, ये प्राइमल प्रॉब्लम में एक्चुअल वेरिएबल्स कितने हैं, कोई बताएगा? डिसीजन वेरिएबल्स इस प्राइमल में सर 2 ही है, x1 एंड x2। 2 है, x1 x2। और माइंड में रखें, इसमें स्लैक वेरिएबल्स डुअल में कौन से कितने हैं और कौन से? सर दो है, V1 और V2। v2। तो इसका मतलब मैंने जब इधर बात की तो मैंने इसके एक्चुअल वेरिएबल्स की बात की, डिसीजन वेरिएबल्स। जब मैंने इधर बात की तो मैंने इसके स्लैक वेरिएबल्स की बात की। इसका मतलब ये हुआ प्राइमल के डिसीजन का डुअल के स्लैक वेरिएबल्स के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई ना कोई रिलेशनशिप है। तो देख सकते हैं आप, मुझे बताएंगे प्राइमल में अभी शेरोज ने कहा डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं 2, तो डुअल में स्लैक वेरिएबल्स कितने हैं? जी 2 सर। 2। इसका मतलब है इनकी काउंटिंग पूरी होनी चाहिए। प्राइमल के जितने डिसीजन वेरिएबल्स हैं उनका रिलेशनशिप है डुअल के स्लैक के साथ, तो डुअल के भी उतने ही स्लैक होंगे, कंफर्म है। इसी तरह डुअल के डिसीजन वेरिएबल्स कितने हैं, कोई बताएगा? डुअल के सर डिसीजन वेरिएबल्स कितने? 4 है सर। 4। 4 Y3 है, Y4। y1 y2 y3। तो इसकी करस्पॉन्डेंस प्राइमल के स्लैक के साथ होगी, यानी इसके डुअल की करस्पॉन्डेंस होगी डुअल स्लैक के साथ। तो ये 4 है, तो इसके स्लैक कितने हैं प्राइमल? जी सिंपल क्वेश्चन है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर आवाज आ रही है सर। अच्छा, तो मैंने पूछा है कि इसके डिसीजन वेरिएबल्स हैं 4, तो प्राइमल के स्लैक वेरिएबल्स कितने हैं इस 4 प्रॉब्लम होगा। में? 4। इट मींस, अब जरा याद कर लें इस चीज को, प्राइमल डिसीजन डुअल स्लैक सेम है। मैंने इनको कलर स्कीम के साथ शो किया हुआ है, देखिए ये रेड है, मैरून टाइप, और इधर रेड है। तो डिसीजन वेरिएबल्स ऑफ प्राइमल, इसका रिलेशनशिप है स्लैक वेरिएबल्स टू द डुअल। इसी तरह डिसीजन वेरिएबल्स ऑफ द डुअल, इसका कनेक्शन किसके साथ है बताइएगा?
जी स्लैक के साथ प्राइमल के। हाँ, पूरा पूरा पूरी बात करनी है स्लैक के प्राइमल के साथ। आप अगर मुझे बात करेंगे, साथ साथ आंसर करेंगे, तो फिर इन टच रहने में जरा अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो जाएगी। अब अगर ये सेम है तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन होती है x मल्टीप्लाइड बाय v प्लस y मल्टीप्लाइड बाय u, ये इक्वल टू होना चाहिए 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए x, ये x वेक्टर की फॉर्म में है। कोई बताएंगे इस x वेक्टर में कितने वेरिएबल्स हैं? असद? सर दो वेरिएबल्स हैं। दो वेरिएबल हैं और उनके नाम बता सकते हैं? सर x1 x2। यस। और v के कितने हैं? इस v वेक्टर में कितने वेरिएबल्स हैं? सर v में भी दो ही हैं, v1 v2। v2, यस। इसी तरह y में कितने हैं? सर 4 है, y1 y2 y3 4 है, y4। यस। और इसी तरह 4 है u के। तो मतलब ये है, मैं अभी आपको वो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन बताना भी सिखाऊंगा। अभी आप समझ लें कि प्राइमल के डिसीजन वेरिएबल्स इक्वल होने चाहिए डुअल के स्लैक, डुअल के डिसीजन वेरिएबल्स इक्वल होने चाहिए प्राइमल के स्लैक के। आगे देखते हैं कि ये हमें क्या हेल्प करेगी। ये प्रॉब्लम मैंने रेडी मिक्स का सॉल्व प्रॉब्लम आपके सामने, और इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आप लोग बता चुके हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन कुछ लोगों ने कहा है कि x1 इक्वल टू 3, x2 3/2, u3 5/2 और u4 1/2। अब मुझे ये बताएं, इस x कॉलम को देखें। x1 कॉलम, x1 के साथ किसकी एसोसिएशन होती है डुअल में? अभी बताया था सर ने, दोबारा बताएं। x1 की किसके साथ होगी एसोसिएशन? y1। सर जी, सर वो डुअल के प्राइमल के साथ v1। डुअल के स्लैग के साथ। सॉरी, डुअल के स्लैक के साथ डुअल का स्लैग कौन सा था, पहला डुअल स्लैग? v1। v1। इसी तरह x2 की एसोसिएशन किसके साथ होगी? सर v2 के साथ। v2 के। अब जरा देखिएगा, ये कॉलम है x1, मैं बॉटम पे इधर जिसकी जिसके साथ एसोसिएशन है मैं बॉटम पे इधर लिखने लगा हूं। तो x1 की एसोसिएशन है किसके साथ? इधर क्या लिखूं मैं? v1 सर। v1। तो ये देखें आप, ये v1, ठीक है। x2 कॉलम में बॉटम पे क्या लिखूं? v2 सर। v2। और अब बताएं, u1 की एसोसिएशन किसके साथ होनी चाहिए? y1 के साथ सर। यस, यस, y1। और u2, इस u2 के सामने क्या लिखेंगे? सर y2। y2। इसी तरह u3 y3 और u4 y4। ये वेरिएबल जो आपने लिख दिए, आप देखें ये कौन से वेरिएबल हैं डुअल के। और आपको पता है सेंसिटिविटी एनालिसिस में भी आप कर चुके थे। कोई मुझे याद है किसी को बताना कि ये यूनिट वर्थ थी आपकी रिसोर्स m1 की, और इसकी वैल्यू हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस में क्या निकाली थी? किसी को याद हो? y1 इक्वल टू, किसी को याद है? आई थिंक वो थी $0.75, यानी जिसको हमने $750 कहा था। किसी को याद आई? जी सर। जी। तो और y2 की वैल्यू पे बताएगा क्या निकली थी सेंसिटिविटी एनालिसिस में? वो थी 0.5। तो 0.5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया था तो $500 निकली। और y3 और y4 की वैल्यूज क्या निकली थी? ये तो सबको याद होनी चाहिए। उनकी यूनिट वर्थ 0 थी, आपको याद होगा। याद आया असद? जी सर यार। शेरोज, सैयद शेरोज, आपको याद आया? जी 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 सर। और उस्मान,
जुबैर, आपको याद आया? यस सर। चलो बुखारी से भी पूछ लेते हैं। बुखारी, आपको याद आया? देखें फिर सो गए हो। हाँ बुखारी सर अब सोया याद हुआ आया। है। बुखारी अच्छा सोया हुआ है बुखारी सर से। जी, कह रहा नींद आई ये हुई है। ये आमिर आमिर ऐसे कह रहा है जैसे इसके साथ सोया हुआ है, पास बैठा है इसके। अच्छा आमिर, आप बताओ, ये भी मैंने जो बात की है ये कभी सुनी सुनाई लगती है ये बात कि y1 की वैल्यू 0.75 थी, y2 की 0.5 निकली थी, वो ग्राफ बना के हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस की थी, y3 0 और y4 0। ये वैल्यूज अब देखें कहाँ से मिलेंगी। ये देखें, इनकी वैल्यूज ऑप्टिमल आइट्रेशन यही है ना लास्ट। इसकी z इक्वेशन को देखते हैं, z रो में y1 के सामने z में क्या पड़ा हुआ है, तो बोलेगा, बताएगा ये ठीक है पड़ा हुआ? 3/4। 3/4। 3/4 होता है असल में 0.75। और y2 की वैल्यू z के अंदर उसके सामने पड़ी है, ये क्या है, 0.5। यही बात हुई थी ना। और y3 की वैल्यू z के अंदर कितनी पड़ी हुई है, 0। और y4 की वैल्यू z के अंदर कितनी पड़ी है, 0। इसका मतलब से किया था उनकी वैल्यूज। आप रेडी मिक्स को प्राइमल प्रॉब्लम को सॉल्व करें और z के अंदर वो उनके आंसर्स पड़े हुए हैं जो सिर्फ देखने वाले ही देख सकते हैं। फॉलो किया पॉइंट को? असद, जी सर। यस सर, फॉलो कर रहे हैं। असद आपकी आवाज नहीं आई। कोई शेरोस, आप बताओ। जी सर, फॉलो कर रहे हैं। जी सर। अच्छा अब आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा सा आवाज का इशू था मेरे एंड पे। जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा मैंने आपसे भी ये कहा, ये जो मैंने करस्पॉन्डेंस की है कि x1 के सामने v1, x2 के सामने v2, और इसी तरह इनके सामने वेरिएबल्स लिखने के बाद ये जो वैल्यूज हैं ये हमने सीधी इस z के अंदर से उठा सकते। तो देखें, ये छुपी हुई चीज हमने विजुअलाइज की है। तो अगर आपने देखना हो, सेंसिटिविटी एनालिसिस करना हो, तो आपको यूनिट वर्थ जी के अंदर ही पड़ी हुई मिल रही है, लेकिन ऑप्टिमम आइट्रेशन में देखने, जाहिर है जी, ये भी जी की वैल्यू है एक सेकंड आइट्रेशन में, और ये भी जी की वैल्यू है फर्स्ट आइट्रेशन में, लेकिन हमने कौन सी बात कर रहे हैं, ऑप्टिमल आइट्रेशन की जी वैल्यू। और इसमें हमने देखा कि ये जो जी के कॉफिशिएंट्स हैं एक्चुअली ये यूनिट वर्थ है। ये जो जी के कॉफिशिएंट्स हैं ये एक्चुअली यूनिट वर्थ है। पॉइंट क्लियर हुआ, बताएं मुझे। यस सर। अच्छा, इसमें हम अगर कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करें, अच्छा दूसरी बात ये भी है, एक तो मैंने ये बात की कि जी ये यूनिट वर्थ है, दूसरा मैं एक और बात करने लगा हूं, जरा नोट कीजिएगा। एक मिनट। अच्छा ये देखें, ये प्रॉब्लम आपके सामने अभी आपने मुझे बताया x13 x13 x2 आपका जो भी था 5/4 था आई थिंक, और इसी तरह दूसरे वैल्यूज u1 u2 u3 u4, इनकी वैल्यूज आपने बताई। ये तो प्राइमल को सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा ये इनकी वैल्यूज। मुझे ये जब मैंने इसको डुअल में कन्वर्ट किया, मैं उस वक्त आपको, जाहिर है ये प्रॉब्लम भी एलपी मॉडल है, इस एलपी मॉडल को जब हम सॉल्व करेंगे तो किस मेथड से करेंगे बताइएगा कोई। मुझे इसका ऑप्टिमम सोल्यूशन चाहिए, क्या करूंगा मैं? एलपी मॉडल है आपके पास, मुझे इसका ऑप्टिमम सोल्यूशन चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे? अवैस कमर, अवैस कमर माइक ऑन करें। अवैस कमर, चलें शेरोस, आप बताएं। सर सिंपलेक्स मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे।
यस यस, सिंपलेक्स मेथड करेंगे। और सिंपलेक्स मेथड मुझे बताएं कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सी टेक्निक लगाएंगे? सर इसमें वो एम टेक्निक। एम टेक्निक, वेरी गुड। यानी जब आप इसको सॉल्व करोगे, एम टेक्निक लगाना पड़ेगी, और एम टेक्निक लगाने के बाद एंड पे आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो जाएंगे, उनकी यस सर। वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन हो जाएगा। अब देखें कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस हमें क्या कर रही है, क्या हेल्प दे रही है। आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। ऑप्टिमम लेवल पे भी जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास पता क्या आएगा, y1.75 यानी 3/4, y2 1/2, y3 0, y4 0। ऑप्टिमम लेवल पे यही इसका सोल्यूशन आएगा। और ये सोल्यूशन हमें कहाँ से मिल गया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके फाइनल आइट्रेशन की जेड रो। फॉलो करें इस पॉइंट को, बताइएगा। यस सर। असद, आपने ये पॉइंट पिक किया? जी सर। आमिर इकबाल, आपने पॉइंट पिक किया? यस सर। और किस किसने पिक किया? उस्मान जुबैर, आपने? यस सर। अहमद तूर, यस सर, आप आगे बताएं। समझ। मैं जरा उठा रहा हूँ सोए हुओं को। अहमद तूर, आप बताएं। अहमद तूर सो रहा है। अजलान, आप बताएं। उमर? यस सर। अ, अच्छा चले, कुछ ना कुछ लोगों को ऐसी सोए हुओं को उठा दिया बेचारों को। चले, वैसे ही उठे मुझे, हुए। अच्छा वैसे चले। अच्छा ये देखें, अब मेरा कहने का मकसद ये है, अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन आपकी क्या हेल्प कर रही है, आपको प्राइमल प्रॉब्लम आपके सामने, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस से सॉल्व कर लिया। तो जब ये सॉल्व कर लिया, आपको इसका डुअल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रॉब्लम के अंदर से ही फाइनल आइट्रेशन से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये था ऑब्जेक्टिव। देखें मुझे, चलो फर्ज करें मैं आपसे कहता हूँ, ये प्रॉब्लम देता हूँ मैं आपको रेडीमिक्स। मेरे दो क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है इसकी यूनिट वर्थ बताएं रिसोर्सेज की। तो आप क्या करोगे, प्राइमल को सॉल्व करोगे, फाइनल आइट्रेशन में उसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन अप्लाई करोगे। x1 के सामने आप ऐसे, x1 के सामने v1, x2 के सामने v2, ये y1, y2, y3, y4 लिखोगे। और फिर आप इस पूरे का सोल्यूशन कैसे उठाओगे, y1 इक्वल टू दिस, y2 इक्वल टू 1/2, y3 इक्वल टू 0, y4 इक्वल टू 0। और इनको भी बता सकते हो v1 इक्वल टू 0 और v2 इक्वल टू 0। तो ये पूरा जो सोल्यूशन आप बता रहे हो, एक्चुअली ये आप क्या कर रहे हो, ये आप एक इस प्रॉब्लम के ऑप्टिमल सोल्यूशन को बता रहे हो। एक ये बात। दूसरा, वो ऑप्टिमम सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का क्या होता है, वो यूनिट वर्थ रिसोर्सेज होता है प्राइमल प्रॉब्लम की इन कंस्ट्रेंट्स का, M1 M2 और ये डिमांड 1 डिमांड 2। जी फॉलो किया इस पॉइंट को, मैंने रिपीट कर दिया है। जी हैंड सर। रेस करें जरा, हैंड रेस करें जिन्होंने ये पॉइंट पिक कर लिया। हैंड रेस करने में पता भी चल जाएगा कौन लोग सुन रहे हैं। जी, और कौन कौन लोग सुन रहे हैं? जी, अच्छा, इसका मतलब ये हुआ अभी हम जो सीख चुके हैं वो ये है। अच्छा, इससे एक और एंगल सामने आता है, जरा गौर कीजिएगा। मैं इसके अंदर से ही एक एंगल एक्सट्रैक्ट करने लगा हूँ, एक डायरेक्शन है जो हमें मिल रही है। आपको ये प्रॉब्लम में देता हूँ। फर्ज करें ये प्रॉब्लम सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करना थोड़ा सा लेंथी है। मैं सपोज कर रहा हूँ, सपोज कर लें प्राइमल प्रॉब्लम को सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करना लेंथी है, लेकिन उस प्राइमल का अगर डुअल लें, उसको सिंपलेक्स से सॉल्व करना आसान है। मैं अभी सपोज कर रहा हूँ, इधर कंडीशन कुछ और है। फिर से बता रहा हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। प्राइमल प्रॉब्लम को सॉल्व करना
अगर मुश्किल है लेकिन इसके डुअल को सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करना आसान है, लेकिन मैंने आपसे प्राइमल का सॉल्यूशन पूछा है जो कि जिसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट ज्यादा है। मुझे चाहिए x1 और x2 की वैल्यूज ऑप्टिमम सॉल्यूशन पे, लेकिन आपने कंस्ट्रेंट्स को या इनको देख के अंदाजा कर लिया कि ये लेंथी है, अगर मैं इसका डुअल कन्वर्ट कर लूं तो इसमें कंप्यूटेशनल कॉस्ट कम होगी। अभी भी मैं सपोज कह रहा हूं, मैंने सपोज किया हुआ है कि अगर ऐसा हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं। मुझे प्राइमल का सॉल्यूशन चाहिए लेकिन ज्यादा कंप्यूटेशनल कॉस्ट नहीं, कम कंप्यूटेशनल कॉस्ट। क्या करूंगा मैं? डुअल को सॉल्व करके उसका फिर प्राइमल ले लेंगे तो हमारे पास उसका फिर यस। डुअल ले लेंगे तो हमारे पास प्राइमल आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आपने इसका डुअल डुअल का ऑप्टिमम सॉल्व करें। जब आपका वो सॉल्व हो जाए तो उसी तरह जिस तरह इधर डुअल प्राइमरी सिलेक्टनेस कंडीशन लगाई थी, इसके ऊपर भी प्राइमरी सिलेक्शन लग सकती है और इसकी फाइनल आइट्रेशन में ये x1 x2 ये सारे वेरिएबल्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। फॉलो किया पॉइंट को? सेम जी उसी सर। तरह। यस, इसका मतलब है अब आप जिनको ये चीज समझ आ गई है उनको किसी तरह से भी रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम मिलता है और वो देखते हैं कि इसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट ज्यादा है, तो वो उसको सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व नहीं करते बल्कि उसका डुअल में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके डुअल को सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं जो कि जिसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट कम है। जब डुअल को सॉल्व किया आपको आंसर मिला डुअल ऑप्टिमम सॉल्यूशन, लेकिन आपको चाहिए प्राइमल। तो आप ऑप्टिमम आइट्रेशन पे जाएं, जो लास्ट आइट्रेशन है डुअल की, वहां कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन लगाएं। क्यों? वेरिएबल्स आमने सामने उसी तरह लिखे x1 x2 v1 v2 और वहां से देखें कि z में क्या पड़ा हुआ है, तो आपको प्राइमल सॉल्यूशन डुअल की ऑप्टिमम आइट्रेशन की z रो से मिल जाएगा। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया हो। जी बताइएगा। यस सर। और अगर आपके पास मैं ये प्रॉब्लम आपको देता हूँ, इसकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट ज्यादा है, तो फिर आप क्या करोगे? इसको डुअल में कन्वर्ट करोगे, जाहिर है वो ये बन जाएगा। इसको सॉल्व करोगे और ये सॉल्व किया हुआ मैंने इधर रखा हुआ है, इसके ऊपर प्राइमरी स्लैकनेस कंडीशन लगाओगे तो ये देखें डुअल का आंसर हमें इधर से मिल गया। तो आपको दोनों प्रॉब्लम को अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक को सॉल्व करें, ऑप्टिमम सॉल्यूशन लास्ट आइट्रेशन में मिलेगा, उस आइट्रेशन से आप दूसरे प्रॉब्लम का ऑप्टिमम सॉल्यूशन भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने ये पॉइंट अंडरस्टैंड कर लिया हो। यस सर। अब हम आते हैं, एक ऑब्जर्वेशन है वो ये है, अगर आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन मैंने मैंने ये आखिरी आइट्रेशन लिखी हुई है, ये देखिएगा, ये तो इसकी सिर्फ मैं आखिरी आइट्रेशन उठा के अगले पेज पे लेके जाने लगा हूँ, ये वाली, ये देख। अब यहां से मुझे चाहिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्राइमल का है, वो तो नजर आ रहा है x1 3, x2 3/2, u3 5/2 और u4 1/2 और u1 और u2 0 है। ये तो हमें नजर आ गया ऑप्टिमम आइट्रेशन प्राइमल की है। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द डुअल भी बता सकते हैं, वो कैसे होगा? वो होगा v1 इक्वल टू 0, v2 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 3/4, y2 इक्वल टू 1/2 और y3 और y4 जीरोस हैं। ये अब क्वेश्चन आता है कि z की तो वैल्यू 21 ये नजर आ रही है, ये वाली, w की ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगी? सर वो भी 21 ही होगी। हाँ, अभी आपको नजर आ रहा होगा ये 21, तो 21 ही होनी चाहिए और 21 ही होगी। तो इसका मतलब है एक प्रॉब्लम के ऑप्टिमल सॉल्व करने पर दूसरा ऑप्टिमम फ्री में मिल जाएगा, वन गेट वन फ्री। वो क्या कहते होते हैं? बाय वन गेट वन फ्री। बाय वन गेट वन फ्री, बिल्कुल।
एक खरीदे और एक फ्री में मिल जाए, तो बाय वन गेट वन फ्री। आपके सर ये पास स्टेरिक क्यों लगा हुआ है इसके साथ? स्टेरिक होता है ऑप्टिमम लेवल पे। ये जी ऑप्टिमम मीन जो जी की वैल्यू है ये ऑप्टिमम आइट्रेशन वाली, फाइनल यानी आइट्रेशन। फाइनल आइट्रेशन की। ये देखें जी की कितनी वैल्यूज है। जी की पहली आइट्रेशन में 0 है, जी की दूसरी आइट्रेशन में 20 है, और जी की तीसरी आइट्रेशन में 21 है। अगर मैं इस आइट्रेशन की बात करूंगा, इसमें जी 20 है, तो जी के साथ स्टेरिक नहीं लगा होगा। इट मीन्स ये फर्दर इंप्रूव हो सकती। तो जहां स्टेरिक लगाओ वो मतलब वो आखिरी वैल्यू है। ठीक हो गया ओके सर। जी। तो ये आपको पता चल गया बाय वन गेट वन फ्री। अब बड़ी अच्छी ऑफर है, और आज मौसम भी अच्छा है, आप KFC जाएं और हो सकता है इस तरह का पैकेज मिल जाए आपको। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन को आपने अंडरस्टैंड करना है। कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन मैंने कहा था, आपको याद होगा, दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक्स वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वी वेक्टर प्लस वाई वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय यू, यानी प्राइमल डिसीजन मल्टीप्लाइड बाय डुअल स्लैक प्लस डुअल डिसीजन मल्टीप्लाइड बाय प्राइमल स्लैक वेरिएबल्स। ये सम इनका क्या होना चाहिए, 0 है। और वो क्या होगा वो हम अब देख लेते हैं अभी। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन कैसे लगेगी, एक्स और वी की मल्टीप्लीकेशन ऐसी था ना, जरा बताइएगा। एक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करना था, वी के साथ। तो करस्पॉन्डिंगली x1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, V1 के साथ। V1 की। v1 के साथ। वेरी गुड। x2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x2 को किसके साथ करेंगे, V2 है सर। V2 v2। u1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग, Y1 है सर। y1। तो ये मैंने आमने सामने लिखा हुआ है। आप जरा गौर से देखिए कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन क्या कह रही है। इन दोनों में जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई एक वैल्यू 0 जरूर होनी चाहिए। तो देखें ये x1 3 है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो स्लैक वेरिएबल है डुअल में उसकी वैल्यू है 0। इसको देखें, x2 की करस्पॉन्डेंस v2 के साथ है, तो ये नॉन जीरो है, ये 0 है। और इसको देखें u1, इधर 0 है, लेकिन इसका करस्पॉन्डिंग जो डुअल डिसीजन है वो नॉन जीरो है। तो आप इनको आमने सामने देख लें, कम से कम एक जीरो जीरो जरूर होगी। अब आपने कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस क्या लगानी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने, प्लस इसके साथ, सबको प्लस प्लस करते जाने। आपका एंड रिजल्ट क्या होगा, आंसर क्या आएगा, जी 0 सर। 0। क्योंकि हर टर्म में एक 0 है, तो टर्म का आंसर 0। तो जितनी भी टर्म्स ऐड होंगी ये है कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये वेरीफाई होनी चाहिए। अभी हम देखते हैं, ये मैंने लिखा है समेशन ऑफ एक्स आई वी आई प्लस समेशन ऑफ वाई जे यू जे, मीन x1 v1, ये समेशन प्लस x2 v2, ये खत्म हो गए, प्लस इसकी समेशन आएगी y1 u1, ये प्लस y2 u2, क्योंकि j है 1 फ्रॉम 4, यानी 4 वेरिएबल्स है, तो j 1 से 4 तक वेरी करते हैं, तो समेशन 4 टाइम्स खुलेगी, y1 u1 प्लस y2 u2 प्लस y3 u3 प्लस y4 u4। और ये सारी टर्म्स का आंसर 0 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने सारी टर्म्स को आमने सामने लिखा, ये देखें, और आमने सामने देखें तो इनको मल्टीप्लाई किया, ये इनको x2 y2 को मल्टीप्लाई किया, u1 सबको मल्टीप्लाई किया, और आप देखते हैं जो मल्टीप्लाई करेंगे इसका भी आंसर 0, ये भी 0, ये भी 0। तो सारे जीरोस होके आंसर क्या आना चाहिए, 0। समझ आ गई मल्टी कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन 0 कैसे होती है जी। यस सर।
आ गई। और अगर ये 0 ना हो, इट मीन्स आपकी कैलकुलेशन में कोई गलती है, ये 0 होनी चाहिए। अभी हमने जो ऑब्जर्व किया उसको हम जरा स्टेटमेंट को रिपीट कर लेते हैं। इफ द फिजिबल सॉल्यूशन टू द प्राइमल इज ऑप्टिमम, और अभी हमने देखा हमारे पास जो प्राइमल प्रॉब्लम था, जो उसका जो फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमम मिला था हमें, देन करस्पॉन्डिंग डुअल विल बी फिजिबल एंड ऑप्टिमम। आप गौर से देखें, फिजिबल को भी आप समझते हैं, प्राइमल प्रॉब्लम देख लें, ऑप्टिमम तो है, फिजिबल भी है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। ये देखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये तो जीरोस ही है, पॉजिटिव पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव वैल्यू वाला इनफिजिबल होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि प्राइमल प्रॉब्लम आपका फिजिबल फिजिबल भी है और ऑप्टिमम भी है, राइट जी। यस सर। अगर प्राइमल आपका फिजिबल और ऑप्टिमम हो तो 100% है कि इसका करस्पॉन्डिंग जो डुअल होगा वो भी फिजिबल और ऑप्टिमम होगा। देख लें डुअल में कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं। तो ये प्रॉपर्टी बहुत सिंपल थी। इफ द फिजिबल सॉल्यूशन टू द प्राइमल प्रॉब्लम इज ऑप्टिमम, तो बल्कि डिफरेंट एंगल से ये कहने की कोशिश की जा रही है, बल्कि मैं इधर से दिखाता हूँ। ये देखें, दो प्रॉब्लम है, अगर इसका ऑप्टिमम सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, कोई फिजिबल है और ऑप्टिमम है, 100% है कि डुअल को अगर सिंप्लेक्स से सॉल्व करें तो उसका फिजिबल सोल्यूशन जो ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा, जो फिजिबल सोल्यूशन होगा वो भी ऑप्टिमम होगा। तो इनके ना कंक्लूजन की बात हो रही है जी। अभी हमने ये ऑब्जर्वेशन जरा गौर करें, बड़ा सिंपल सेंटेंस। इफ द फिजिबल सोल्यूशन टू द प्राइमल इज ऑप्टिमम, अगर आपके पास एक फिजिबल सोल्यूशन है प्राइमल का और वो ऑप्टिमम है, तो उसी का करस्पॉन्डिंग जैसे वो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस से एक्सट्रैक्ट कर लें, तो देन करस्पॉन्डिंग डुअल विल बी फिजिबल एंड ऑप्टिमम। तो उसका करस्पॉन्डिंग जो उधर से कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन से निकलेगा वो फिजिबल भी होगा और ऑप्टिमम भी उसको कहेंगे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मुझे ये पता चल गया कि ये जो सोल्यूशन है, ये वाला, ये ऑप्टिमम है, प्राइमल का है और ऑप्टिमम है। अगर ये ऑप्टिमम है तो इसी आइट्रेशन से जो मैं डुअल एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं यहां से, तो 100% है ये जो चीज पड़ी हुई है इधर, ये ऑप्टिमल पड़ी हुई है, ऑप्टिमल टू द डुअल, और फिजिबल भी है क्योंकि नेगेटिव कोई नहीं है, ये कहा जा रहा है। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि अगर आपका प्राइमल प्रॉब्लम और उसमें आप ऑप्टिमम सोल्यूशन फाइंड आउट कर चुके हो, तो अगर ऑप्टिमम सोल्यूशन फाइंड आउट कर चुके हो तो इसी आइट्रेशन का करस्पॉन्डिंग डुअल उसी की जेड में पड़ा हुआ है, तो वो भी, ये जो सोल्यूशन पड़ा हुआ है ये ऑप्टिमम है। अब आप पूछेंगे कि इसकी कहने की जरूरत क्यों पेश आई, तो वो देख लेते हैं। देखिए, ये आइट्रेशन भी है, ये भी सोल्यूशन है प्राइमल का, फिजिबल है ना। हर आइट्रेशन में प्राइमल का फिजिबल सोल्यूशन पड़ा हुआ है, लेकिन उनमें जो ऑप्टिमम है वो सिर्फ ये है। बताएं, इस पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं? तीन आइट्रेशन है तो तीन सोल्यूशन है प्राइमल के। एक सोल्यूशन प्राइमल का ये है इनिशियल सोल्यूशन, थोड़ा सा इंप्रूव किया तो प्राइमल का ये सोल्यूशन आया, और फिर और इंप्रूव किया, प्राइमल का ये सोल्यूशन आया। तो पहला सोल्यूशन भी फिजिबल था इनिशियल लेवल पे जो था, थोड़ा सा इंप्रूव होकर अगली आइट्रेशन में जो सोल्यूशन मिला प्राइमल का वो भी फिजिबल है लेकिन ऑप्टिमम नहीं है। ये सोल्यूशन फिजिबल भी है और ऑप्टिमम भी है। तो कहने का मकसद है, ये फिजिबल बट नॉट ऑप्टिमल, फिजिबल बट नॉट ऑप्टिमल, फिजिबल बट ऑप्टिमल। तो प्राइमल के इतना। तो अभी हमारी बात सिर्फ इसकी हो रही है कि अगर प्राइमल प्रॉब्लम का कोई ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, उसी का करस्पॉन्डिंग ये जो पड़ा हुआ है ये भी ऑप्टिमम होगा और फिजिबल होगा। अब इसको मैं दूसरे तरीके से कहता हूं, ये बताइएगा, ये सोल्यूशन प्राइमल का है, ये फिजिबल है या इनफिजिबल? बताएं, यस और नो। फिजिबल है सर।
फिजिबल है, ऑप्टिमम है या नहीं? ऑप्टिमम ऑप्टिमम है नहीं सर। है सर। ऑप्टिमम नहीं है। तो अब अगर ये प्राइमल का प्रॉब्लम है और ऑप्टिमम नहीं है, तो इसका करस्पॉन्डिंग डुअल कहाँ पड़ा हुआ है? इसका करस्पॉन्डिंग डुअल सर ये -2/3 जो है, यस। 5/6। तो अ, जिस जिस आइट्रेशन में वो आप प्राइमल का सॉल्यूशन ले रहे हो, करस्पॉन्डिंग उसी का डुअल ले सकते हो। तो आप कह सकते हो कि ये प्राइमल का फिजिबल है बट नॉट ऑप्टिमल। इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा? वो तो उसी तरह x1 के सामने v1, x2 के सामने v2 उसी तरह लिखा है। तो इनकी वैल्यूज इस आइट्रेशन में डुअल के कौन से सॉल्यूशन होंगे? इसकी जेड रो में पड़ा होगा। तो आपने देखा ये जो सॉल्यूशन है फिजिबल बट नॉट ऑप्टिमल, और इसी आइट्रेशन के लेवल में इसी का करस्पॉन्डिंग डुअल क्या होगा? जरा वैल्यूज बताएं। ये किसकी वैल्यू है? इस V1 वेरिएबल की। v1, ये सामने से देखो, ये v2, ये y1, ये y2, इधर से देख सकते हैं नीचे से y3, y3 और y4। तो आपने देखा प्राइमल का फिजिबल है बट नॉट ऑप्टिमल। डुअल के बारे में क्या स्टेटमेंट है? फिजिबल है या इनफिजिबल? इनफिजिबल है सर। इनफिजिबल। आप देखें नेगेटिव है। तो यहां से ये पता चला अगर प्राइमल का फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमम भी है तो 100% है इसी का करस्पॉन्डिंग जो डुअल होगा वो फिजिबल भी होगा और ऑप्टिमम भी होगा। और अगर प्राइमल का सॉल्यूशन फिजिबल है लेकिन ऑप्टिमम नहीं है, तो उसका करस्पॉन्डिंग डुअल सॉल्यूशन क्या होगा? इनफिजिबल है सर। इनफिजिबल। वो ऑप्टिमल होगा या नहीं डुअल का? नहीं सर, ऑप्टिमल नहीं हो सकता। यस, ऑप्टिमल नहीं हो सकता क्योंकि वो फिजिबल ही नहीं है। तो ऑप्टिमलिटी का तो क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए ना। फिजिबल होगा तो फिर ऑप्टिमम लेवल पे हम देखेंगे। इट मींस यहाँ पे मैंने ये देखा, मैं बॉटम लाइन क्या है? प्राइमल प्राइमल सॉल्यूशन, यानी आप कह लें प्राइमल का अगर ऑप्टिमम सॉल्यूशन, सॉरी क्या कहना चाहिए, इट्स बॉटम लाइन सिंगल वर्ड में, प्राइमल सॉल्यूशन फिजिबल एंड ऑप्टिमल, देन डुअल सॉल्यूशन क्या होगा? फिजिबल एंड ऑप्टिमल। ठीक हो गया? फिर से सुनिए, प्राइमल सॉल्यूशन, इफ प्राइमल सॉल्यूशन feasible and optimum, then its corresponding solution will be feasible and optimum. और दूसरी स्टेटमेंट क्या है? if primal solution feasible but not optimum, then its corresponding solution will be इनफिजिबल सर। infeasible. तो ये प्रॉपर्टी आप ज़हन में रख लें। इसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। ये प्राइमल सॉल्यूशन feasible बट नॉट ऑप्टिमम, लेकिन इसका करस्पॉन्डिंग जो है वो इनफिजिबल। ठीक हो गया? ये बताइएगा। तो यही बात इधर करने जा रहे हैं। इफ फिजिबल सॉल्यूशन टू द प्राइमल इज ऑप्टिमम, देन करस्पॉन्डिंग डुअल विल बी फिजिबल एंड ऑप्टिमम। दूसरी बात, ये मैं सेकेंड आइट्रेशन को उठाने लगा हूं। सेकेंड आइट्रेशन जिसकी जी वैल्यू है 20 और सोल्यूशन वैल्यू x1 4, u2 2, u3 5 और u4 2। इस आइट्रेशन को मैं कंप्लीटली उठा के अगले पेज पे लिख दिया। देखिए z इक्वल टू 20 और ये वाली। तो मुझे ये बताएं, ये जो आइट्रेशन है, इस आइट्रेशन में प्राइमल फिजिबल है और ऑप्टिमम है? सर ऑप्टिमम नहीं ये है बताएं। लेकिन फिजिबल। यस। अब इस आइट्रेशन में आप देख सकते हैं कि ये फिजिबल है ये लेकिन ऑप्टिमम नहीं है। तो इसका करस्पॉन्डिंग डुअल इधर से देखेंगे वो नजर आया, वो इनफिजिबल। तो यहां से दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया
अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस हर जगह वेरीफाई होगी, इधर भी वेरीफाई होगी, आप देख सकते हैं। हालांकि ये ऑप्टिमम नहीं है। देखिए V1 0, X1 4 है, एक 0 होना चाहिए। V2 नॉन जीरो और X2 मिसिंग है 0। Y1 5/C, तो U1 इसमें मिसिंग है 0। Y2 0 है, तो U2 नॉन जीरो। तो आपको साफ नजर आ रहा है कि ये देखिए एक 0 है और दूसरी उसकी 0 नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन उसी तरह वेरीफाई करे। तो चाहे वो फाइनल आइट्रेशन की बात हो रही हो या दरमियान वाली आइट्रेशन, तो ये इन बिटवीन एक आइट्रेशन हमने ली, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन वो सेम होगी उसी तरह 0। तो मैंने दो कंक्लूजन इधर से ले लिए। पहला तो ये बना चुके थे, इफ फिजिबल सॉल्यूशन टू द प्राइमल इज ऑप्टिमम देन करस्पॉन्डिंग डुअल विल बी फिजिबल एंड ऑप्टिमम, ये पहले। अब नई ऑब्जर्वेशन क्या है, इफ द फिजिबल सॉल्यूशन टू द प्राइमल इज नॉन ऑप्टिमम, सेकंड आइट्रेशन जो उठाएगी, देन करस्पॉन्डिंग डुअल विल बी इनफिजिबल। आई होप इस पॉइंट की अब समझ आ गई होगी दोनों ऑब्जर्वेशन। जी बताइएगा। जी सर यस सर। जी सर। याद रहेगा ये पॉइंट। अब नेक्स्ट क्लास में मैंने ये आके ना पूछना है आपको ये दोनों ऑब्जर्वेशन। अब हम वो जो बात मैंने अभी की थी कि ये दो प्रॉब्लम है आपके सामने, तो मुझे फर्ज करें, पहले मैं दिखाता हूं कि इसको डुअल में कन्वर्ट, प्राइमल का सोल्यूशन चाहिए फर्ज करें। चले ये छोड़े, कंप्यूटेशनल कॉस्ट किसकी ज्यादा है। मैं आपसे कहता हूं मुझे प्राइमल का सोल्यूशन चाहिए, यानी X1 और X2 की वैल्यूज चाहिए, ऑप्टिमल वैल्यूज। लेकिन इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने की परमिशन नहीं है। हम सपोज कर रहे हैं इसको सिंप्लेक्स से सॉल्व करने की जरूरत यानी परमिशन नहीं है। फिर क्या करेंगे, डुअल में तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना। ये डुअल में कन्वर्ट किया और इसको एम टेक्निक से सॉल्व भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सॉल्व किया हो, काफी लेंथी है। वो आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज किए थे, ये देखें ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए पहले, क्योंकि अब हमने एम टेक्निक लगानी है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस करवाए और पेनल्टी भी पे की। तो पेनल्टी पे करके फिर हमने इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व किया। शुरू में यहाँ जीरोस लेके आने थे, रो ऑपरेशन लगा के जीरोस आ गए और फिर हमने उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया। अब सॉल्व करके ये हमारा आंसर आ गया y1 0.75, y2 0.4। ये वही है, ये 3/4 और 1/2। अब मैंने यहां से प्राइमल का सोल्यूशन निकालना। कोई बता, ये मैं फाइनल आइट्रेशन को उठा लेता हूँ। ये फाइनल आइट्रेशन 21 के साथ W21, ये मैंने सिर्फ फाइनल आइट्रेशन उठाई। तो मुझे पता है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस से प्राइमल का सोल्यूशन मैं बता सकता हूँ। U1 के सामने किसकी वैल्यू लिखी हुई है, ये वाली। U2 की ये वैल्यू, U3 ये वैल्यू है और U4 ये। मुझे बताएं ये ऑप्टिमम है y1 और y2, तो करस्पॉन्डिंग भी ऑप्टिमम होना चाहिए ना। यस सर। लेकिन इधर कुछ और नजर आ रहा है, ये ऑप्टिमम है लेकिन जो प्राइमल का ऑप्टिमम उठा रहे हैं वो नेगेटिव आ रही है। तो असल में ये ऑप्टिमम ही है। रूल ये है, अगर प्रॉब्लम मिन का है, मिनिमम ऑब्जेक्टिव का, जरा गौर से सुनिएगा, अगर प्रॉब्लम मिनिमम ऑब्जेक्टिव का है तो जब आपने इधर कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनर लगा के उसका करस्पॉन्डिंग उठाना है, तो मिनिमम के केस में समझिएगा कि ये सारा का सारा नेगेटिव पड़ा हुआ है। आपने इनको एब्सोल्यूट करके उठा, यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये सारे एब्सोल्यूट हो जाएंगे। तो आपका अगर ऑब्जेक्टिव मिनिमम है तो करस्पॉन्डिंग डुअल कैसे निकालना है, ये करस्पॉन्डिंग प्राइमल, आप वो जो z या w है उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका असल में सोल्यूशन होगा। माइनस साइन सिर्फ
मिनिमम की वजह से आ रहा है। तो आप कह सकते हैं अगर मैंने ये है ऑप्टिमम है y1 y2 ऑप्टिमम आइट्रेशन, इसका करस्पॉन्डिंग जो प्राइमल होगा वो ये जो पड़ा है इस सब को माइनस से मल्टीप्लाई करें, वो जो आंसर है वो इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। तो ये y1 ये वाला है, और इसको जब आप लिखोगे तो इधर से जो सॉल्यूशन उठाना है तो नेगेटिव ऑफ द w रो, ये आप तो असल में ये ऑप्टिमम ही है। आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, इस सारे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट आएगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। तो अब u1 क्या होगा 0, u2 क्या है 0, u3 क्या है नेगेटिव ऑफ द y3 कोएफिशिएंट 2.5 है। तो सिर्फ पॉजिटिव यानी मल्टीप्लाई करके उठाना है। जब ये 0.5, ये 3, ये 1.5, और इधर जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स होते हैं उनके नीचे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअली देखा जाए तो रूल क्या हुआ, मैं वापस आता हूँ रूल पे। अब रूल जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैंने प्राइमल का ऑप्टिमम कैलकुलेट कर लिया, डुअल का एक्सट्रैक्ट करना है यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस। तो इसके सामने v1, x2 के सामने v2, इसी तरह y1 y2 y3 y4। अब मैंने इसका जो सोल्यूशन निकालना है, उठाना है z रो से, तो पहले देखना है कि उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है या नहीं। वो कौन सी चीज बताएगी कि माइनस से मल्टीप्लाई करके उठाना है या वैसे उठाना है? कोई बताएगा? सर मिनिमम अगर होगा तो वो बताएगा मिनिमम। अगर मैक्स होगा तो फिर क्या होगा? सर फिर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, यस माइनस। यस, आपने ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द प्राइमल है, तो डुअल ऑप्टिमम कैसे निकालना है देखेंगे। प्रॉब्लम कौन सा है? मैक्स, जिसको सॉल्व किया गया है उसकी बात हो रही है। मैक्स इट मीन इसकी वैल्यूज वही हैं जो जी के अंदर पड़ी हुई है, उठा ले, वो ऑप्टिमम टू द डुअल होंगे। लेकिन अगर इधर मिन है तो इनकी वैल्यूज माइनस से मल्टीप्लाई करके उठानी। अब वही बात हो रही है। मैक्स के केस में मैंने शुरू में इसलिए नहीं बताया था कि ये मैक्स था, तो इसका मतलब है ये एज इट इज इसका ये सोल्यूशन पड़ा हुआ है। अब दूसरे तरीके से जब मैंने बताया कि हमने दूसरे को सॉल्व कर रहे हैं, ये एम टेक्निक, तो इधर हमने जब उठाना है सोल्यूशन ये, तो देखना है कि ये प्रॉब्लम है क्या। ये प्रॉब्लम था ये जो सॉल्व किया मिनिमम का, तो इट मींस जो इसका ऑप्टिमम सोल्यूशन ये उठाना है, ये माइनस से मल्टीप्लाई करके उठाना है। तो ये सोल्यूशन है 0 0 2.5 0.5 3 1.5 97 90.8। ये जाहिर है ये तो शामिल है। तो ये मेरे ख्याल में इस चीज की समझ आ गई होगी आपको। आ गई समझ इस चीज की? ये बताइएगा। यस सर। अच्छा, अब अगर मैं आपको अभी खुद देख ले कि अब मैंने आपको जब कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन की समझ आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप खुद से डिसाइड करोगे कि कौन सा वे लेंथी है और कौन सा सिंपल है। मैं अगर आपको प्राइमल देता हूं तो प्राइमल से ही सिंपल कंप्यूटेशन के साथ हो जाता है, और प्राइमल का ही आंसर पूछा है, आराम से प्राइमल को सॉल्व करें और आंसर बता दें। लेकिन अगर मैंने डुअल का पूछा है ऑप्टिमम सॉल्यूशन, तो आप प्राइमल को सॉल्व करके डुअल बताना ज्यादा आसान है। तो डुअल गिवन है तो डुअल का डुअल ले लें, प्राइमल बन जाएगा, सॉल्व करें, एंड पे कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस लगा के वो उठा लें। डुअल का अगर प्राइमल लेना है तो प्राइमल तो सीधा सीधा आपको मिल जाएगा। तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ गई। आपके पास ऑप्शन है कि प्रॉब्लम अगर एक गिवन है लेकिन पूछा दूसरे एंड पे गया है, डुअल का पूछा गया है, तो
ऑप्शन ये है कि प्राइमल को सॉल्व करके एंड पे डुअल बता दे, या प्राइमल को डुअल में कन्वर्ट करे और उसको सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करके बता दे। ये आपकी अपनी चॉइस। कम से कम आपको दोनों एंड्स पता चल गए कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व किए बगैर उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन बताया जा सकता है। और इसमें आपको कौन सी थ्योरी हेल्प कर रही है? डुअलिटी। और कौन सी कंडीशन हेल्प कर रही है? कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस। आई थिंक ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाना चाहिए। जी बताइए। जी। यस सर। तो अब मुझे ये बताएं, डिसीजंस क्या होंगे? ये आपके पास है, मैंने अब गौर से याद कर लिया इसको। ये रेडी मिक्स का डुअल जब लिया है उसको सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करके दिखाया गया, ठीक है। रेडी मिक्स का जो डुअल है उसको एम टेक्निक से सॉल्व करके देखिए कितनी आइटरेशन है। तो मैं कह सकता हूँ रेडी मिक्स का जो डुअल है उसको सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। ये राय कायम की जा सकती है ना। जी बताइए। ये कहा जा सकता है ना, ये देखिए कितनी आइटरेशन है। तो ये रेडी मिक्स का जो प्रॉब्लम था उसको डुअल में कन्वर्ट किया और डुअल को सिंपलेक्स से सॉल्व किया। और रेडी मिक्स को प्राइमल को सॉल्व करना तो हमें बहुत अरसा पहले हमने देख लिया है, देखे उससे कम कैलकुलेशन है। अब मुझे ये बताएं, ये दो प्रॉब्लम है, ये प्राइमल है, ये इसका डुअल है। मैं इस करंट सिनेरियो में आपको डुअल देता हूँ, ये गिवन है, मैं ये दे देता हूँ मॉडल और कहता हूँ मुझे प्राइमल का सॉल्यूशन चाहिए। बल्कि नहीं, ये मैं कहता हूँ इसी को सॉल्व करें, इसी का ऑप्टिमम सॉल्यूशन चाहिए। तो क्या करेंगे? क्या चॉइस होगी आपके पास? आपको सर मैंने ये इसको प्रॉब्लम दी है। डुअल लेके प्राइमल में उसको लेकर सॉल्व करेंगे क्योंकि उसकी लेंथ शॉर्ट है इटरेशंस की। ठीक है, वो इधर से सॉल्व हो गया, फिर क्या करेंगे? फिर उसके बाद उसके जो वेरिएबल्स के ऑप्टिमम सॉल्यूशन आएगा वो उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम इसमें डुअल वालों से कंपेयर करके, तो हम इसमें निकाल यानी लेंगे। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस लगा के इसकी के ऑप्टिमम सॉल्यूशन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया ना। यस सर। तो ये ऑप्शन आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जो आपको इतनी बड़ी हेल्प दे रही है। अच्छा, यहाँ से हम एक चीज मुझे नजर आ रही है, एम टेक्निक बहरहाल ज्यादा टाइम लेने वाली टेक्निक नजर आ रही है फिलहाल। क्यों? हमने देखा जब एम टेक्निक लगाएंगे तो आर्टिफिशियल वेरिएबल जरूर आएंगे और जाहिर है उस वजह से उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम एम टेक्निक से सॉल्व होने वाला हो तो अभी भी आप उसको दूसरे प्राइमल में कन्वर्ट करके आसानी से सॉल्व कर सकते। एम टेक्निक से बचा जा सकता है, बताइएगा। कह सकता हूं मैं? ये देखें, ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इस ये एम टेक्निक लगेगी, मैं एम टेक्निक से बचना चाह रहा हूँ, तो क्या करूंगा? मैं इसका सॉल्यूशन भी बताना है और एम टेक्निक से भी बचना है, तो क्या करूंगा? यही जो अभी शरोज ने बताया था, इसको प्राइमल में कन्वर्ट करूंगा, उसको सॉल्व करूंगा और एंड पे लास्ट आइटरेशन में कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन लगा के इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लूंगा। तो एम टेक्निक से बचा जा सकता है, बताएं। यस सर। लेकिन ऐसा उस सूरत में है कि अगर इसकी सारी कंस्ट्रेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू, क्यों? जब इसका हम प्राइमल में लेके जाएंगे तो सारी ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट, बल्कि सारी कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन, ये जो वेरिएबल्स हैं
अरे इसकी कंस्ट्रेंट क्या बनेगी जब इसको कन्वर्ट करेंगे? ये लेस देन कंस्ट्रेंट, यस, ये इन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर ये वेरिएबल सारे डिजायरेबल हुए तो फिर जब कन्वर्ट करेंगे तो वो सारे लेस देन, यानी कहने का मकसद ये है कि अगर आप किसी भी ऐसे प्रॉब्लम का जिसको एम टेक्निक से सॉल्व किया जा रहा हो उसका डुअल कन्वर्ट करें और वो सारी की सारी लेस देन इक्वल टू हो जाए, तो फिर तो ये सेंस बनती है कि आप ना उसको दूसरे प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करें, तो एम टेक्निक से बच जाएंगे। लेकिन यहाँ हो सकता है डिजायरेबल अनडिजायरेबल कंडीशन आ जाए और जब उसको डुअल लें तो उसमें इधर कोई ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट भी इधर भी आ जाए, तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे प्राइमल में तो उधर भी कोई ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट आ गई तो एम टेक्निक तो उस पर भी लगेगी। फिर आपके पास चॉइस क्या होगी बताएं? जी स्टूडेंट्स। सर फिर तो एम टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। हाँ फिर एम टेक्निक, इसका मतलब है कम से कम एक चीज आपको पता चली कि अगर इस किसी प्रॉब्लम को जब उसमें डुअल में कन्वर्ट करें और सारी की सारी लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स है फिर तो आप कन्वर्ट करके और सिंपलेक्स लगा। लेकिन अगर कोई उस प्रॉब्लम में फिर ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट आ जाती है तो दोनों साइड पे एम टेक्निक लगेगी, तो एम टेक्निक से फुली 100% बचने का फिलहाल अभी कोई तरीका हमने नहीं सीखा। इसका भी एक तरीका है, वो आगे है डुअल सिंप्लेक्स मेथड, एक सिंप्लेक्स मेथड का नया वर्जन। देखो अभी मैं अगर इसको डुअल में कन्वर्ट करता हूं और फिर सिंप्लेक्स मेथड लगाता हूं, उसको डुअल सिंप्लेक्स मेथड नहीं कहेंगे, वो सिंप्लेक्स मेथड ही है। चाहे आप इसको सॉल्व करें चाहे आप इसको डुअल में कन्वर्ट करके सॉल्व करें, तो दोनों में इसको सॉल्व करेंगे कौन सा मेथड चूज करेंगे? सिंप्लेक्स मेथड। इसको डुअल में कन्वर्ट करके फिर किस मेथड से सॉल्व करेंगे? वो भी सिंप्लेक्स मेथड ही। लेकिन एक मेथड और आएगा जिसका नाम के साथ लगा होगा डुअल सिंप्लेक्स मेथड, तो वो एम टेक्निक को फुली उससे बचा लेते हैं। अभी मैं कहना ये चाह रहा हूं, अगर आपका ये प्रॉब्लम है आप इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर लेते हो और आंसर बता सकते हो इसका भी और इनका भी बता सकते हो करस्पॉन्डिंग जो है। लेकिन अगर इसको आप डुअल में कन्वर्ट करते हो तब भी अभी तक हम उसको सिंप्लेक्स मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं जो एम टेक्निक लगा रहे हैं। लेकिन नई चीज ऐड की है कि ये जो एम टेक्निक से बचने के लिए सिंप्लेक्स मेथड का नया वेरिएंट, नया वर्जन मौजूद है, उसको कहते हैं डुअल सिंप्लेक्स मेथड। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डुअल सिंप्लेक्स मेथड भी सीखने की कोशिश करेंगे। अब आपके पास कितनी ऑप्शंस आ जाएंगी? अब आपके पास अच्छी खासी ऑप्शंस आ जाएंगी। आपकी लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स है, सिंप्लेक्स मेथड लगाएं। आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स है लेकिन उसको डुअल में कन्वर्ट करके जो आंसर लेके आ रहे हैं अगर वो लेस देन में आ जाए फिर भी सिंप्लेक्स मेथड लगा लेंगे। लेकिन अगर आपकी कंस्ट्रेंट इस टाइप की है कि आपको हर हाल में एम टेक्निक लगानी पड़ेगी, तो फिर ऐसे प्रॉब्लम के लिए हम नए प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे और उसको कहते हैं डुअल सिंप्लेक्स मेथड, जो हम बाद में सीखेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ?